हम 25वीं अनुसूची की व्याख्या करते हुए बोले, उसमें पारा 2 में 25वीं अनुसूची के पारा 2 में स्पष्ट लिखा और सुप्रीम कोर्ट भी उसके पक्ष में अपना ओपिनियन दिया है कि सेंटर या स्टेट का कोई भी आदेश अगर शेड्यूल एरिया में लागू करने के लिए निकलता है, निर्गत होता है, वह तब तक लागू नहीं होगा जब तक टीएसी उसको अप्रूव नहीं करता है। उसी सिलसिले में हमने कहा हमारे यहाँ सुवर्ण रेखा प्रोजेक्ट सैंक्शन है, हमारे कोल्हान में 126 गांव डूब रहा है, उन लोगों को ख़त्म किया जा रहा है। इधर कोयल कारोबार वगैरह है, ये सब का भी जिक्र हमने किया। ये सेंटर के आदेश से हुआ है और ये तब तक लागू नहीं होता जब तक टीएसी उसको अप्रूव नहीं करता। क्या इसको अप्रूव कराया गया? नहीं कराया गया। वो तो पहले की बात है। जिस समय आप यहाँ गवर्नर हैं उस समय 2-3 आदेश निकला है। एक आदेश यहाँ शेड्यूल एरिया का जितना ब्लॉक है सबको नोटिफाइड एरिया घोषित कर दिया गया। नोटिफाइड एरिया घोषित करने का राज्य सरकार को अधिकार नहीं है, क्योंकि हम लोग का 25वीं अनुसूची का आखिरी साइड में लिखा है कि शेड्यूल एरिया से किसी भूभाग को हटाना या शेड्यूल एरिया में भूभाग को शामिल करना या शेड्यूल एरिया के स्वरूप में परिवर्तन लाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट को कहाँ से ये अधिकार मिल गया? अब जब स्टेट गवर्नमेंट ने इस आदेश को निकाल दिया तो क्या इसको टीएसी से अप्रूव कराया गया? ये तो आपके समय की बात है, नंबर 1। नंबर 2, सीएनटी एक्ट में सब भूमि को कृषि भूमि हम लोग के यहाँ घोषित है, लेकिन सीएनटी एक्ट में बिना संशोधन किए सरकार ने सभी जमीन सीएनटी एक्ट को सीएनटी एक्ट में जो प्रावधान है कृषि भूमि, उसको गैर कृषि भूमि घोषित कर दिया और गैर कृषि भूमि घोषित करके सबको लैंड बैंक में डाल दिया। गुजरात मॉडल। और उसके बाद सरकार की ओर से एक आदेश भी निकल गया, जो जमीन लैंड बैंक में डाली गई है उस जमीन को निष्पादन करने के लिए डिप्टी कमिश्नर को प्राधिकृत किया जाता है। ये तो आपके समय में हुआ। क्या इसको टीएससी से अप्रूव कराया गया? और द्रौपदी मुर्मू ने क्या कहा वो बता दो। तो उसके बाद और कहा टीएससी उन्हीं मुद्दों पर विचार करेगा जो गवर्नर द्वारा टीएससी को रेफर किया जाएगा। पारा 4 में ही लिखा हुआ है। तो यहाँ सीएनटी एक्ट में संशोधन हुआ और चीज़ में हुआ। क्या आपने रेफर किया? आपने तो रेफर नहीं किया। और उसके बाद और बहुत सारा चीज़ बोले, लेकिन सेंटिमेंट नहीं बोलते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू बोली हमसे, देखिए आप बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे हैं, आपकी बातों का हम खंडन नहीं करते हैं, लेकिन आपके जनप्रतिनिधि एमएलए एमपी इस बात को असेंबली पार्लियामेंट में क्यों नहीं उठाते हैं? हाँ, अगर इन लोग इस बात को असेंबली पार्लियामेंट में उठाते तो हमको भी बल मिलता, हमको शक्ति मिलती, हम इस पर कुछ करते। ये स्थिति हम लोगों की। आर्टिकल 275 के तहत सेंटर के संचित निधि से शेड्यूल एरिया को राज्य के दूसरे क्षेत्र के समकक्ष विकास के समकक्ष लाने के लिए संचित निधि से आर्टिकल 275 के तहत सीधा निधि आता है। सीधा निधि आता है राज्य को। एक और दूसरा, अभी तो सब प्लान के तहत अलग से बना है, ट्रैवल एरिया के लिए बजट बनता है। तो ये सब प्लान का पैसा और सेंटर से जो आता है वो पैसा ये टीएससी की देख रेख निगरानी में खर्च होना चाहिए। खर्च नहीं होता, डिपार्टमेंट को भेज दिया जाता है। ये पैसा शेड्यूल एरिया में खर्च नहीं होता है, टाउन एरिया में खर्च होता है। यही पैसा ये पैसा ये जगह खर्च जाएगी। इसीलिए शेड्यूल एरिया आदिवासी एरिया विकास नहीं कर पा रहा है। दूसरा, ये समता जजमेंट स्पष्ट किया है 25वीं अनुसूची में केवल शेड्यूल ट्राइब शब्द आया है, नॉन शेड्यूल ट्राइब शब्द नहीं आया है। इसका मतलब शेड्यूल एरिया में जितनी ज़मीन है वह ज़मीन वहाँ के आदिवासियों के पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए वह ज़मीन सुरक्षित है। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट मैंने
कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोहिबिटेड है शेड्यूल एरिया का गवर्नमेंट लैंड किसी कॉर्पोरेट जगत या बाहरी किसी नन आदिवासी को जमीन अलॉट करने का। आगे और कहा है प्रोहिबिशन के बाद भी अगर स्टेट गवर्नमेंट शेड्यूल एरिया की ज़मीन कॉर्पोरेट जगत बाहरी लोगों को देगा, उन लोगों का जम बड़ा होगा, बाहर से आएंगे उन लोगों का जम बड़ा होगा और शेड्यूल एरिया में मोनोपोली क्रिएट करेगा। वहाँ का पीस एंड गुड गवर्नेंस को उन लोगों के हाथ में स्लिप हो जाएगा। जब इन लोग मोनोपोली क्रिएट करेगा इन द लॉन्ग रन दे विल क्रिएट मोनोपोली एंड they will drive out the scheduled tribes from the scheduled area. ये लैंग्वेज है। चुप आई हम तो देख रहे हैं। रियलिटी है ना? रियलिटी है, इसको इनकार नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हम आदिवासियों को ख़त्म करने की सोची समझी साजिश है और उसमें हम लोग का आदमी भी साथ दे रहा है। तो इतना ज़्यादा ये अपना आदिवासियों का प्रोटेक्शन और अधिकार इतना सारा लिखित रूप में है, तो अपना ये जनप्रतिनिधि लोग उसको समझ नहीं रहे क्या? तो पढ़ते भी नहीं है। पढ़ते भी नहीं है। अरे क्या पढ़ते भी नहीं है, मतलब ऐसे ही निकल जाना है। अरे 5 साल पूरे कर देते हैं बस खाली पैसा के लिए। पैसा। इसीलिए इस पर डॉक्टर अम्बेडकर की एक और उक्ति है, जिनको अपने दुखों से मुक्ति पाना है, जिनको अपने दुखों से मुक्ति पाना है उसको लड़ना होगा और जिसे लड़ना है उसको पढ़ना होगा। लड़ना है सो पढ़ना होगा। कहा कि पहले तीरधनुष हम लोग लड़ते थे, अब तो तीरधनुष नहीं है। इसलिए कहा जिसको लड़ना है उसको पढ़ना होगा, क्योंकि बिन पढ़े ज्ञानहीन आप लड़ने गए तो आपकी हार सुनिश्चित है। यही हो रहा यही हो रहा है। हम लोग का एमएलए एमपी पढ़ता नहीं है, जानता ही नहीं है, क्या बोले, पढ़ते नहीं है। मतलब जो वोट दे रहा है वो भी गधा है और जा रहा है वो भी गधा है, ले रहा है वो भी गधा है। बड़ी मजे की बात कर दी। ये गधा से गधा मिले तो क्या करें? अच्छा, अब हम लोग का आदमी करता नहीं है। हम लोग का एक डेलीगेशन किया था, नाम भी बोल दें, हम लोग का फाइनेंस मिनिस्टर रामेश्वर उरांव का, जो एसटी कमीशन में भी रहे हैं। हम लोग एक बार गए थे, बोले देखिए ये पश्चिमी अनुसूची क्षेत्र है शेड्यूल एरिया, और पश्चिमी अनुसूची में स्पष्ट लिखा है शेड्यूल एरिया में आदिवासियों का आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, राजनीतिक विकास करना है। तो आर्थिक विकास के संबंध में डॉक्टर अम्बेडकर ने एक और उक्ति कहा है कि जिस जगह के विकास के नाम पर फंड का एलोकेशन होता है, अगर वह फंड वहाँ के लोगों के द्वारा खर्च ना किए जाए, बाहर से आकर के फंड खर्च करें, तो बाहर से आकर फंड खर्च करने वाले होंगे बिल्ली, और जिनके लिए खर्च किए जाएंगे वो होंगे चूहा। बिल्ली कभी चूहा का रक्षक नहीं हो सकता, भक्षक होगा। तो अभी हम लोग के जितना स्कीम हो रहा है सब बिल्ली लोग आ रहा है, आर्थिक विकास नहीं हो रहा है, सबको भक्षक कर रहे हैं, सबको खा रहे हैं। इसलिए स्कीम का एक स्लेब आप बना दीजिए, 20 लाख 30 लाख की योजना यहाँ के आदिवासी मूलवासी करे, बाहरी आदमी ना करे। जो बड़ी योजना है जिसमें जेसीबी और क्या क्या की ज़रूरत है, उसके लिए बड़े ठेकेदार लोगों को आप दीजिए। चूँकि आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आप चाहें सब चीज़ होगा। मान लिया, बहुत अच्छा तर्क आप लोगों ने दिया है, हम इसके अनुसार काम करेंगे। नहीं किया तो नहीं, ये एक बहुत गंभीर मामला है। जिस तरह से आगे बढ़ रही है ये चर्चा, बहुत हेल्दी हो रही है। एक उसमें से निकल के आ रहा है कि जिस तरह से गैर आदिवासियों की आबादी बढ़ती जा रही है शेड्यूल्ड एरिया में, नॉन शेड्यूल्ड जो लोग हैं वो वहाँ से नौकरी के बहाने पलायन करके हमारे एरिया में लोग बाहर जा शामिल हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। तो आप ऐसा, हम ऐसा देख रहे हैं कि जैसे मुंबई से लोग झारखंड आ रहे हैं
और झारखंड के लोग मुंबई जा रहे हैं। तो ऐसा ना बने कि एक दिन झारखंड के जो शेड्यूल्ड एरिया के लोग हैं वो अपना एरिया ही खाली कर दें। उसके बताते हैं, समता जजमेंट पश्चिमी अनुसूची पर आधारित है। और समता जजमेंट ने क्या कहा कि संयोग से या जो भी हो, संयोग से खनिज संपदा भरा पड़ा है ट्राइबल बेल्ट में, शेड्यूल एरिया में, और वो खनिज संपदा को दोहन करने के चक्कर में बाहर से आदमी टिड्डी दल की तरह चले आते हैं, और उन लोगों के आने से वहाँ की ज़मीन छीनी जा रही है, आदिवासियों की ज़मीन लूटी जा रही है, आदिवासियों की संख्या घट रही है, आदिवासियों की भाषा संस्कृति पर विपरीत असर पड़ रहा है। इसलिए आदिवासियों की ज़मीन न लूटी जाए, उनकी जनसंख्या न घटे, भाषा संस्कृति पर विपरीत असर न पड़े, इसलिए शेड्यूल एरिया में ट्राइबल कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोड़कर किसी अन्य को खनिज पट्टा लीज ना दिया जाए, ताकि आदिवासियों की संख्या न घटे, उनकी ज़मीन न लूटी जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। लेकिन क्या कोई गवर्नमेंट इस बात को इम्प्लीमेंट कर रही है? क्या हम लोग के एमएलए एमपी इस बात को कोई बोलते हैं? तब क्या होगा? यही होगा। तो ये एक हमारे यहाँ कहानी। अच्छा, एक और, तो इसी आधार पर एक बहुत बड़े विद्वान ने कहा है कि डेवलपमेंट, विकास शेड्यूल एरिया के लिए, शेड्यूल एरिया में डेवलपमेंट के नाम पर आदिवासियों का क्या बोलते हैं, डिस्ट्रॉय माने विनाश, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। डेवलपमेंट नहीं, वहाँ के लोगों के लिए डिस्ट्रक्शन है, विकास नहीं, वहाँ के लोगों के लिए विनाश है। यही हो रहा है। मेरा जो सवाल था लास्ट जो ये जो नई पीढ़ी की जो राजनीतिक जो एक नेतृत्व में आने वाली जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी, उसको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये सारे अधिकार होते हुए भी अब हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आने वाले जो नए लीडर्स आने वाले हैं हमारे, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आपके अनुभव के आधार पर। नई पीढ़ी भुगत भोगी है, भुगत भोगी है और हकीकत को अपनी आँखों से देख रहे हैं। उन लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं, अब हम लोग को क्या करना चाहिए। इसीलिए अगर नई पीढ़ी जाग जाएगी, संगठित होगी, तो हम लोग संघर्ष कर सकते हैं और समाज को एक पटरी पर ला सकते हैं। क्या कि नई पीढ़ी एकदम जागृत हो रहा है। अभी देखिए, जगह जगह मीटिंग लोग बुला रहे हैं, और उस समय हम लोग उतना मीटिंग नहीं करते थे। इसीलिए हम उम्मीद रखते हैं कि जब युवा पीढ़ी ये संविधान को समझ लेंगे, हम लोगों के लिए जो कानून बना हुआ है उसको समझ लेंगे, युवा पीढ़ी संघर्ष करेगा, और संघर्ष करेगा तो समाज का बहुत हद तक भला होगा।